सुविधा। नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर में हम जिन 5 खबरों को लेकर बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज की करेंगे, जो एक सप्ताह में दूसरी बार सरकार लेने जा रही है। दूसरी खबर ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की, जिसकी तैयारियां निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी हैं। तीसरी खबर अशोकनगर से है, जहां कांग्रेस नेता के एक बार फिर बोल बिगड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता ने सीएम को लेकर टिप्पणी की है। चौथी खबर लखनऊ से, जहां आग ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 100 घरों को अपनी इज्जत में ले लिया। पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तो मध्य प्रदेश सरकार की बात होगी। उपचुनाव के बीच मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी। अब कोरोना काल में राज्य पर आर्थिक संकट और गहरा गया है। प्रदेश के राजस्व में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार कर्ज ले रही है। मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 250 दिन के कार्यकाल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज ले चुके हैं। अब एक बार फिर राज्य सरकार बाजार से 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। आपको बता दें, शिवराज सरकार हफ्ते में दूसरी बार बाजार से 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले 6 अक्टूबर को भी सरकार ने बाजार से ही 1,000 करोड़ का कर्ज लिया था। आपको बता दें, कमलनाथ सरकार ने भी 15 महीने के कार्यकाल में करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इन कर्ज के बाद प्रदेश पर 2 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है और प्रदेश का हर व्यक्ति करीब 16,000 रुपए का कर्जदार हो चुका है। हालांकि प्रदेश की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कर्ज को लेकर कहा, हमारी सरकार जनहित के लिए कर्ज ले रही है, लेकिन कांग्रेस ने जैकलीन सलमान के लिए हमसे ज्यादा कर्ज लिया है। दो तरह की बातें, कर्जा तो उनने भी हमसे ज्यादा लिया और उनकी सरकारें भी हमसे ज्यादा ले रही, पर ये कर्जा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। वो कर्जा सलमान और जैकलीन के निमित्त था। तो नरोत्तम मिश्रा साहब का कहना है कि वो जो कर्जा कांग्रेस की सरकार ने लिया था वो जैकलीन और सलमान के लिए लिया था, लेकिन हमने जो कर्ज लिया है वो जनहित के कार्यों के लिए लिया है। लेकिन लगातार सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है और ऐसे में अगर प्रति व्यक्ति पर कर्ज हम समझें तो मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति करीब 16,000 रुपए का कर्जदार हो चुका है। समझते हैं खबर को। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज हेड हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। अगर आंकड़ों को समझें तो 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज 250 दिनों में ले चुके हैं रत्नाकर जी, और 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने भी कर्ज लिया, वो 20,000 करोड़ रुपए। अब भले ही तंज जो भी कसिए, मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना ही होगा, तभी इस कर्ज लेने वाली पॉलिसी से हम मुक्त हो पाएंगे। लेकिन वो होगा कैसे, उसके बारे में फिलहाल तो विचार नहीं हो रहा। आप इसे कैसे देखते हैं? इकोनॉमी की जो स्थिति है उसका अभी बहुत ज्यादा क्षरण हुआ है, खासतौर से कोरोना काल में। कोरोना के चलते जो तमाम व्यावसायिक गतिविधियां थी वो ठप हुई हैं। राज्य को जो जीएसटी का अंशदान मिलता था उसमें भारी तरीके से गिरावट आई है। तो ऐसे में कर्ज लेकर ही आगे बढ़ पाना सरकार के लिए पॉसिबल हो सकता है, यदि उसे कुछ नई योजनाएं लागू करनी है जिनसे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, उसे कुछ ऐसे नए प्लान अगर लाने हैं जिनसे कि राज्य की आय बढ़ सकती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए कर्ज लेना भी जरूरी हो जाता है पारुल। और मौजूदा संदर्भ में आप इसे अगर देखें तो ये 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे हटने जैसी कवायद है। जहाँ तक कर्ज की बात है तो ये लगभग हर सरकार की मजबूरी बनी हुई। दिग्विजय सिंह ने अपने शासनकाल में 27,000 करोड़ के करीब का उनका बजट हुआ करता था, लगभग उतने कई कर्ज लेते थे। और अगर आपको याद हो तो कमलनाथ सरकार जो 15 महीने रही, तो कमलनाथ ने तो अपने कार्यकाल के पहले ही दिन से कर्ज लेना शुरू किया था और कर्ज लेकर किसानों का कर्ज माफ करने की कोशिश की गई। मतलब वो सरकार तो बहुत ऐसे विरोधाभासों से गिरी थी, उसको 10 दिन में कर्ज माफ करना था, इसके लिए उसने कर्ज लिया और लगातार वो सरकार कर्ज लेती चली गई। अभी जो मौजूदा सरकार की बात है पारुल, तो एक फैक्ट हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को ये छूट दी है कि अपनी जीडीपी के हिसाब से पहले कर्ज लेने की सीमा जीडीपी के अनुपात में 3% की थी, अब उसे 2% एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है कि 5% तक ले सकती है। तो सरकार उसी के तहत ये कर्ज ले रही है। और ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि जब तक एक बहुत ही ठोस कोई इकोनॉमिकल पॉलिसी नहीं लाई जाएगी, और उसका देखिए बहुत पॉसिबल अब नहीं रह गया है। सरकारें लोक लुभावनी वर्कशाओं से बनती हैं, उन्हीं से चलती हैं, तमाम किस्म की सब्सिडी देती हैं सरकारें,
तमाम किस्म की ऐसी रियायतें देती हैं जिनके चलते सरकार का खजाना खाली हो जाता है। और चूंकि एक सामान्य प्रक्रिया जरूर है, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट इसका ये है कि आखिरकार इसका जो बोझ है आम जनता को झेलना पड़ता है। जैसा कि आपने अभी अपने पैकेज में बताया भी कि लगभग 16,000 का प्रत्येक व्यक्ति प्रदेश का कर्जदार हो चुका है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा मकड़ जाल है जिससे निकल पाना अब बहुत ही मुश्किल दिखता है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी यही परिस्थितियां दिखेंगी, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो अपने खर्चों में इस तरीके से कटौती करे या योजनाओं में इस तरीके से कटौती करे कि उसका बड़ा वोट बैंक नाराज हो जाए। तो जब तक जनता के स्तर से अगर ये बात नहीं होती तो हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, जो बेनिफिशियरी जो रहते हैं वो अगर कहते हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। सबकी अपनी समस्याएं, सबके अपनी सरकारों से अपेक्षाएं, तो स्थिति बनी रहेगी। सर, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के तंज को आप कैसे देखते हैं कि आपने कर्ज लिया जैकलीन और सलमान के लिए, यहाँ हमने जनहित के कार्यों के लिए कर्ज लिया है? देखिए पारुल, ये क्योंकि चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में आपको जब कर्ज लेना है तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमारे उद्देश्य जो है बहुत ही पवित्र हैं, और जिन्होंने पहले लिया था वो फिल्मी सितारों के लिए ले रहे थे, तो इस तरीके तो नहीं रहा होगा। निश्चित रूप से IFI बहुत महंगा आयोजन होने जा रहा था, उसके लिए भी कहा भी था शिवराज सिंह चौहान ने कि 4 करोड़ रुपए तो वसूले गए किसी एक कंपनी से। लेकिन ये फैक्ट है, नरोत्तम मिश्रा ने इसको सिर्फ क्योंकि आपको अपने कटाक्ष का जो स्तर है, आपको अपने जवाब का जो स्तर है, उसे बहुत ही पैना अगर बनाना हो तो आप जैकलीन और सलमान जैसी बात करते हैं। बट अगर हम फैक्चुअल बात करें तो कमलनाथ सरकार को अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए, राज्य के कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए बाजार से कर्ज उठाना पड़ा था, कई एजेंसी से कर्ज लेना पड़ा था। तो कांग्रेस के जमाने में स्थिति वाकई वो लोग नहीं संभाल पाए थे। शिवराज सिंह चौहान ने आज जो अभी जो कर्ज लिया है वो इस बात को ये जस्टिफाई कर सकते हैं कहकर कि कोरोना काल के चलते जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो फ्लो मनी फ्लो जो था वो अगर खत्म हुआ है तो उसके चलते हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। तो नरोत्तम ने तो खैर एक चुनावी भाषण में उसका जवाब दिया है, उसको पैना बना के जवाब दिया है। बाकी स्थितियां सारी सरकारों में कर्ज की एक जैसी ही रहती हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए। एक बार फिर से सरकार ने कर्ज लिया है और कर्ज लेने की वजह कि जो जन कल्याणकारी काम है जो रुके हुए हैं उन्हें पूरा करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटेगा। ये चुनाव दिसंबर या जनवरी में कराए जा सकते हैं। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। कोरोना काल को देखते हुए तय किया गया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवस्थाएं की जाएंगी। किसी भी मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या 750 से अधिक नहीं होगी। इसके हिसाब से नवंबर के पहले सप्ताह में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि पंचायत और निकाय चुनाव के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर ली जाएं। आपको बता दें, महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अब सीधे जनता करेगी। दरअसल शिवराज सरकार ने अध्यादेश के जरिए पूर्व की कमलनाथ सरकार के उस फैसले को बदल दिया जिसमें महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होना था। इसमें पार्षद मिलकर महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करते। अब इस व्यवस्था को शिवराज सरकार ने अध्यादेश लाकर बदल दिया। तो 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे ये दल, ये राजनेता, और काफ़ी महत्वपूर्ण वो भी चुनाव होंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। प्रभु जी, जैसे ही आप एक चुनाव से फुर्सत होंगे दूसरा आपके लिए तैयार है, लेकिन काफ़ी कम समय में निर्वाचन आयोग को इन तमाम चीज़ों की तैयारियों के लिए कहा गया है, कलेक्टरों को कहा गया है। ऐसे में कैसे देखते हैं आप, राजनेता इस चुनाव से फ्री होंगे और फटाफट दूसरे काम में लग जाएंगे? महापौर का जो चुनाव पहले हम देख रहे थे प्रत्यक्ष रूप से कराने की बात, लेकिन अब अप्रत्यक्ष रूप से होगा। पारुल, ये जो नगरीय निकाय के चुनाव है, ये चुनाव वैसे तो पिछले साल दिसंबर में ही हो जाने चाहिए थे। जो मध्य प्रदेश की पिछली सरकार थी, कमलनाथ सरकार, उसने नियम बदलने की कोशिश की। उसने कहा कि चूंकि इस प्रत्यक्ष प्रणाली से जब महापौर के चुनाव हो रहे थे तो पिछले कई सालों में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार कहें, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के महापौर ज्यादा जीतते थे।
अभी भी स्थितियां उनको ऐसी दिखाई दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर ज्यादा जीत सकते हैं। कई जगह ऐसा होता था कि पार्षद कांग्रेस के ज्यादा जीतते थे, कई जगह पार्षद बाद में दल बदल कर जाते थे। तो उसको देखते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगरीय निकाय के चुनाव कराने का निर्णय लिया था। और वो चूंकि उसको निर्णय पर कोर्ट तक मामला चला गया, उस पर अमल नहीं कर पाया और सरकार बदल गई। तो अब जो सरकार है इसमें फिर से पुराना जो राजीव गांधी का जो सपना था पंचायती राज का, उसी को आधार बनाकर इस सरकार ने फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। और चुनाव आयोग इसकी तैयारियां पिछले साल से ही लगभग उसकी चल रही थी। चूंकि कोरोना का काल आ गया तो इस बीच में सारी चीजें डिले हो गई और अब चूंकि केंद्रीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन आ गई है कि चुनाव कैसे होने हैं और मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के उपचुनाव भी हो जाएंगे, तो उसी आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराएगा और पूरी तैयारी उसी हिसाब से करने के निर्देश दिए गए। मैं एक चीज और बता दूं पारुल, यहाँ पर प्रदेश में 16 तो महापौर चुने जाने हैं, 98 नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाने हैं, 294 नगर परिषद अध्यक्ष चुने जाने हैं और बड़ी तो 50,000 से ज्यादा वो पार्षद को चुनाव होना है। उसी तरह से यदि हम जिला पंचायत की बात करें तो 52 जिला पंचायतों के चुनाव होने हैं, 313 जनपद पंचायतों के चुनाव होने और लगभग 24,000 सरपंच चुने जाने और पंच की तादाद तो और ज्यादा है। तो इस तरीके से यदि हम देखें विधानसभा चुनाव से भी व्यापक चुनाव ये होने वाले हैं, पर वो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। उसी हिसाब से उन्हें कलेक्टर को निर्देश दिए कि मतदाता सूची जहां अद्यतन करनी है अद्यतन की जाए, जहां पर पोलिंग बूथ बनने हैं तो वहां पर उनने मतदाताओं की संख्या भी घटा दी है पहले की तुलना में। और ईवीएम से ये चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में। एक मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग भी ईवीएम से चुनाव करा रहा है, तो बहुत तेजी से चुनाव हो जाएंगे और तमाम व्यवस्थाएं केंद्रीय चुनाव आयोग के परिप्रेक्ष्य में ही मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग करने जा रहा है। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु जी तमाम जानकारियां देने के लिए। तो साफ है कि काफ़ी व्यापक होंगे ये चुनाव। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कह दिया गया है कलेक्टरों को कि अभी से ही तैयारियों में जुटें। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हालांकि जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि दिसंबर में हो जाने चाहिए थे, लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो प्रत्यक्ष प्रणाली से इसे कराने की, यानी जो पार्षद बनते वो अपना महापौर चुनते, लेकिन वापस से एक अध्यादेश शिवराज जी की सरकार लेकर है और अब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष प्रणाली से होना था, माफ कीजिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से होना था। इसमें पार्षद मिलकर महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करते और अब इस व्यवस्था को शिवराज सरकार ने अध्यादेश लाकर बदल दिया है, यानी प्रत्यक्ष कर दिया है। मध्य प्रदेश के सिंहासन की लड़ाई के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। उपचुनाव के प्रचार प्रसार में नेता इतने उत्साहित हो रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा तक भूल जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अशोकनगर में सामने आया, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज को लेकर अपशब्द कह दिए। सभा को संबोधित करते हुए दिनेश गुर्जर ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान भूखे नंगे परिवार में जन्मे हैं और कमलनाथ जी देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। वहीं दिनेश गुर्जर के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता राजेश अग्रवाल ने ट्वीट कर कांग्रेस नेताओं की मानसिकता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि किसान पुत्र कैसे एक नामी उद्योगपति के सामने खड़ा हो सकता है। कांग्रेस नेता का यह बयान उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाता है। प्रदेश की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, क्या गरीब घर में पैदा होना गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गए व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना कांग्रेस को खटक रहा है। हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। हाँ, शिवराज सिंह चौहान गांव का बेटा है, किसान का बेटा है, गरीब घर का बेटा है, कबीलों के घर में पैदा हुआ है, तो भूखे नंगे के घर में जन्मा कहकर अपमानित करोगे? वो गरीबों की चिंता करता है, गरीबों को 2 जून की रोटी मुहैया कराता है, गरीबों की स्वास्थ्य की शिक्षा की चिंता करता है, उनके बेटे बेटियों की पढ़ाई की चिंता करता है, संबल योजना बनाता है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बनाता है, वो उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बनाता है, वो साइकिल देता है, स्कूटी देता है गरीबों की बच्चों को, तो भूखे नंगे के परिवार का होने का कहकर अपमानित करोगे? अरे सेठ कमलनाथ के चापलूस हो, आपको इतना पता होता कि 15 महीनों में सेठ कमलनाथ ने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश बेचने का काम शुरू कर दिया था, दलाल की संस्कृति मध्य प्रदेश में बनाना शुरू कर दी थी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम प्रकार की अराजकता, अवैध धंधे शुरू कर दिए थे। हाँ, वो गांव का बेटा है, किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, लेकिन भूखे नंगे परिवार कहकर अपमानित करने वालों इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में आपको गरीब,
किसान, गांव का आदमी जवाब देगा, करारा जवाब देगा। हम पहले से कहते थे, अब दिनेश गुर्जर जी ने कह दिया है कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ जी। अब उनके कार्यकर्ता ने कहा, और क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पीड़ा कांग्रेस की है। तो पूरी ताकत जो कारपोरेट कल्चर के लोग हैं इसी पे लगा देते हैं। जनता की पीड़ा वही समझ सकता है जो जनता के बीच से गया हो, जिसने गरीबी देखी हो। ये सोने का चम्मच पैदा लेके होने वाले लोग क्या जाने। हमारे कहा गया है कि जाके पाए ना फटी बीमाई, वो का जाने पीर पर आई। ये इन्होंने कभी दर्द नहीं समझा, इसलिए गरीबों की चाहे संबल योजना हो, चाहे तीर दर्शन योजना हो, कफन दफन तक की योजनाएं इन्होंने बंद इसीलिए की क्योंकि ये जनता की पीड़ा सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले लोग समझते ही नहीं। तो इस चुनाव में एक बार फिर एंट्री हो गई है गरीब फैक्टर की। जी हाँ, दिनेश गुर्जर ने अब शब्दों का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, बीजेपी ने लपक लिया उस मुद्दे को, और देखिए किस तरह से पलटवार हो रहे हैं। और अब कंपैरिजन, उद्योगपति सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए और उसके बाद एक गरीब किसान परिवार से मुख्यमंत्री। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस फैक्टर का इंतजार था आशीष कई लोगों को कि ये फैक्टर क्यों इस वक्त इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कई चुनाव में हमने इस तरह की बयानबाजियां देखी हैं। हालांकि दिनेश गुर्जर ने बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया, अब भुगतिए। आशीष आवाज मिल रही है आपको मेरे? चलिए, लगता है आशीष को आवाज नहीं मिल रही। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से इसे और भी डेप्थ में जाके समझ सकें, उनका एनालिसिस जान सकें, क्योंकि इस तरह की बयानबाजियां कई बार क्या अमूमन ही हानिकारक होती हैं। वो भी चुनावी समय में अगर इस तरह के बयान दे रहे हों तो गरीब जनता से जोड़कर इसे देखा जा सकता है। और बीजेपी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। दिनेश गुर्जर के बयान को, जो उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही हैं, विवादित बातें कही हैं, उसे आम जनता से जोड़ दिया। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, दिनेश गुर्जर का बयान और उस अपशब्द को बीजेपी ने बैठे हुए लपक लिया। जाहिर है जब उन्होंने कहा है तो उनको पलटवार भी सुनने पड़ेंगे। पारुल, मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है वहां पर नेता लगातार जाकर चुनावी दौरे कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा तार तार होती हुई नजर आ रही है। बैठे बिठाए दिनेश गुर्जर ने बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया। शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरीके से विवादित बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी काफी हमलावर है और बीजेपी इसे सीधे तौर पर जनता से जोड़ रही है, पिछड़े वर्ग से जोड़ रही है, आम जनता से जोड़ रही है कि हाँ, यदि आम व्यक्ति गरीब है तो क्या उसे राजनीति करने का अधिकार नहीं है, क्या उसे जनता के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी खासी हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता हो, ये साफ तौर पर अब कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अब तक जो चुनाव प्रचार हुआ है उसमें लगातार नेता इस तरह के विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो नेताओं की जुबान फिसल रही थी और जुबान फिसलते फिसलते अब शब्दों की मर्यादा तार तार होने लगी है। दरअसल जिस तरीके से अशोकनगर में दिनेश गुर्जर ने जो चुनावी सभा को संबोधित किया उसमें कमलनाथ को उद्योगपति बताया, तो अब बीजेपी हिसाब मांग रही है कि आखिर कमलनाथ उद्योगपति कैसे बने। पश्चिम बंगाल से एक झोला लेकर आए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अनादि टीवी से खास चर्चा में आरोप लगाया कि जब पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश आए थे तो केवल झोला लेकर आए थे, आखिर इतनी संपत्ति कैसे आई कि वो उद्योगपति बने। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हम पत्रकारों के लिए तो हम कहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के आला नेताओं को या उन नेताओं को जिनकी वजह से पार्टियों के लिए परेशानियां खड़ी होती हैं, वो दोनों ही दल में मौजूद हैं। ऐसे लोगों के लिए इस फ्रीडम ऑफ स्पीच पर थोड़े से नियम, रूल्स, रेगुलेशन लगा देने चाहिए, ताकि जब ये बयान दे तो कम से कम पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी ना करें। क्योंकि इस बयान के बाद बीजेपी ने इसे हर आदमी, हर गरीब आदमी, हर किसान के साथ इसे कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। जो आने वाले समय में क्या है, उपचुनाव में 3 तारीख को जो मत आप डालेंगे उसमें आपको बड़ा ही तरीके से कनेक्ट करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के धोबी घाट झुग्गी बस्ती में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में लपटों ने करीब 15 झोपड़ियों को अपनी जद में ले लिया। आग की तपिश से कई छोटे बड़े सिलेंडर में धमाके हुए, इससे आग और विकराल हो गई। आग की भयावह लपटों को देखते ही देखते लगभग इस लपटों ने 100 आशियाने
अपनी जद में ले लिए, जलकर वो आशियाने खाक हो गए। एकाएक आग लगने से झोपड़ी में रह रहे लोग और उनका सारा सामान, लोगों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वो अपना सामान छोड़कर वहां से भागे थे, जो लोग इन झुग्गियों में रहते थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें, धोबी घाट पर 40 सालों से करीब 200 परिवार झोपड़ी बनाकर रहते हैं। आग कैसे लगी इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होना मुश्किल है। इस आगजनी से कुछ मवेशियों के जलने के साथ कुछ लोगों की झुलसने की भी खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग लगने के कारणों की अब जांच की जा रही है। जानकारी देंगे राजू, संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देखते ही देखते गरीबों के आशियाने जलकर खाक होने लगे। गरीब कुछ कर न सका और आग बुझाने के लिए उसके पास वो साधन नहीं थे, वो उतना पानी नहीं था कि 100 घरों की आग बुझ पाती। लेकिन दर्द, उसकी पीड़ा समझिए। एक तो गरीब घर में बचा कुछ सामान और वो भी अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखने को मजबूर। बिल्कुल पारुल, आपने सही कहा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे भारत की बात करें, जिस तरीके से देखा जाए लॉकडाउन ने इंसान की कमर तोड़ दी, गरीबों का हाल से बेहाल बुरा कर दिया था। पर वहीं जिस तरीके से देखा जाए राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो ऐशबाग के धोबी घाट इलाके के पास बसी झुग्गियों में जो गरीब लोग थे, जो कुछ उसमें ऐसे लोग थे पारुल जो भीख भी मांगा करते थे, भिखारी टाइप के भी थे, और कुछ गरीब इतने थे जिनको खाने को रोटी तक नहीं थी। उनके घर में जितना जला हुआ रखा हुआ सामान था वो जलकर खाक हो गया। 200 से ज्यादा झुग्गियों में आग लगी। आग ये पहली बार नहीं है पारुल, ये आग पहले भी कई बार लग चुकी है, पर जांच का विषय पता नहीं चलता है। कभी शॉर्ट सर्किट तो कभी बताया जाता है कि आग लगा दी जाती है, पर क्यों आग लगाई जाती है? गरीबों के घर क्यों जलाए जाते हैं? ऐसा क्यों? सरकार की अगर बात करें, जिस तरीके से देखा जाए सुबह 3 बजे जिस तरीके से आग लगती है, मवेशियों की बात करें, वहाँ सो रहे छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े जो इंसान हैं, लेडीज हैं, वो झुलस गए। अभी तक उनके लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं। पर वहाँ पर जिस तरीके से आग पर काबू जिस तरीके से पाया गया वो बहुत समय लगा, उसमें दमकल वगैरह जितनी थी। लेकिन अब इन्हें जो मदद की आस होगी सरकार से, इन्हें कोई मदद मिल पाती या नहीं मिल पाती? और सवाल ये भी कि आपने बताया कि पहली बार नहीं है जो इन झुग्गियों में आग लगी है। आखिर क्यों बार बार आग लगती है? उसका कारण क्या है? क्यों नहीं टटोला जाता, उसे क्यों नहीं खत्म किया जाता? बार बार इस तरह से गरीबों के आशियाने, उनकी झुग्गियां जल जाना, आखिर क्यों? इस मामले में सिस्टम मौन है। तहकीकात कीजिए, पता कीजिए कि आखिर सिस्टम की तरफ से किस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, क्योंकि अगर बार बार आग लग रही है तो क्यों लग रही है, क्यों बार बार ये गरीब भी भुगते? बहुत शुक्रिया राजू जानकारी के लिए। तो चलिए अब बात करेंगे कोरोना से जुड़ी हुई खबर की। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 1575 नए केसेस सामने आए। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में इंदौर जिले में 429 नए पॉजिटिव केस सामने आए। अगर बात करें राजधानी भोपाल की तो जिले में 256 नए संक्रमित मिले। साथ ही जबलपुर में 103, ग्वालियर और सीहोर में 45 मरीज सामने आए। और उसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,46,820 हो गई। हालांकि राहत की बात यह भी कि 1,29,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में 15,177 एक्टिव केस बचे हैं। हालांकि प्रदेश में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को 25 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2600 के पार पहुंच गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ प्रदेश सरकार ने सैंपलिंग की संख्या भी बढ़ा दी। राजधानी भोपाल में सोमवार की सुबह तक बीते 24 घंटे में 2200 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें 1913 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 203 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए। जिसके बाद भोपाल में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई। हालांकि 17,636 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल में कोरोना से अब तक 423 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।